बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासिर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनी ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बनाई जा रही हैं। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो चुकी है, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की और एमक्यूएम की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम मिलकर चलेगी और शहबाज शरीफ साहब की पीर वगैरह से भी मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो आर्मी चीफ के वाले जो बात की नासिर मुनीर साहब ने, तो वो तो देखिए ये तो तय बात है ना कि जो स्टेबिलिटी है मुल्क में वो तो सियासी इस्तेकाम, मईशत और मईशत जो है वो फिर सियासी इस्तेकाम, मईशत, सिक्योरिटी, ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए हैं और ये मुल्क के अंदर एक इशू है। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक मसले हैं तो उससे तो हम बहुत हद तक ठीक है, अफगानिस्तान के साथ एक मामला चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये मैन मेड क्राइसिस हैं मुल्क के अंदर भी, ये तो हम कैसे ठीक कर रहे हैं, हमने खुद ही ठीक करनी है, अवाम को ही ठीक करना है और अगर आगे हमने चलना है और चलना है इंशाल्लाह तो ये हो जाएगा ठीक। लेकिन ये कि इस वक्त जो है वो चूँकि आपने जैसे बात की कि शहबाज शरीफ साहब का, उनकी मुलाकात कामयाब नहीं रही एमक्यूएम से और वो जिस हल्के से इंतखाब लड़ना चाह रहे हैं, मेरी कुछ एमक्यूएम की शख्सियात से बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा कि कुछ तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है और ये है कि अब देखिए ना, एमक्यूएम तो अभी साथ रही है ना। अच्छा, एक तो बड़ा अजब सा लगता है, मैं मतलब अभी तो साथ तो रहे हैं 2 महीने, अभी तो साथ तो थे सारे। तो जब ये मुलाकातें इस तरह से होती हैं तो लगता है कि कई बरस बाद लोग मिल रहे हैं। अभी तो काबीना में सब साथ थे ना। तो ये है कि वो अब लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एमक्यूएम कराची से सीट क्यों देगी? मतलब कोई उसकी कोई शराइत वो रखेंगे ना, बिल्कुल, तो कोई बात करेंगे ना कि कराची से वो सीट है। तो शहबाज शरीफ साहब, ये मेरा अपना ख्याल ये था कि शायद ये बात पहले से तय हो जानी चाहिए थी और आज वो जाते और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते या एमक्यूएम कर देती। एमक्यूएम ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई और एमक्यूएम जो है उनका ये कहना है कि भाई ये तो मतलब हम मतलब अपनी पूरी एक वो उनकी पक्की सीट है, वो कह रहे हैं पक्की सीट कैसे दे दें। तो उसके जवाब में क्या है बताओ? मैंने कहा जी आपकी तरफ से भी वो बात हुई थी, तो वो उस पर उन्होंने कहा कि यकीनन हमारी तरफ से नहीं हुई होगी बात इनसे, तो ये कैसे जो हम, तो वो अभी कराची वाला जो दौरा था वो उसमें जो मैंने बात की ना कि वो जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद है सिंध में, वो कोई शक्ल लेता अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और मुस्लिम लीग ये देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वजारत उज़्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते बीच में लोग गड़बड़ कर रहे हैं और अच्छी खासी गड़बड़ हो गई है अंदर। ये अभी टिकट भी फाइनल नहीं हो सके लाहौर के, और उसमें जो है वो तो वो इत्तेहाद जो है ना वो अहम है। तभी तो ये 169 ये जो भी जितनी भी सीटें चाहिए वो अक्सरियत होगी, सादा अक्सरियत। तो उसमें सिंध का भी तय नहीं हो पा रहा, बलूचिस्तान से गालिबन आ जाएंगे लोग। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो अब इस वक्त थोड़े से बलूचिस्तान में भी ऊपर नीचे हो रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून में जाना है या आगे क्या, मतलब वो थोड़ा सा जो है ना वो। और खैबर पख्तूनख्वा में तो काफ़ी लोग इम्पॉर्टेंट हैं जो मुस्लिम लीग नून को चाहिए, मेरे ख्याल से उनकी क़यादत को उनको दोबारा रब्ता करें। पीर साबिर शाह साहब वहाँ पे वो अब फ़ाल नहीं है, झगड़ा साहब फ़ाल नहीं है, महताब अब्बासी साहब बड़ा नाम था वो फ़ाल नहीं है, तो अमीर मकाम साहब जो है वो तो मतलब वो हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत फ़ाल होना पड़ेगा। सही।
और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कल बात की थी सिक्योरिटी के हवाले से, वो कंसर्न्स ज़ाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी के भी हैं। एमएल वली खान साहब ने भी आज वो बात उसी तरह से की है। लेकिन ये कि ये एक जो है ना, इसको अब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तीसरे हफ्ते से, जो जनवरी का तीसरा हफ्ता है, उससे मुहिम शुरू करेंगे। और मियां साहब थोड़ी सी, यानी ज़ाहिर है कि इतना टिकट की जो है आपस में भी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं मुख्तलिफ, और ये मामला, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को मेरा ख्याल है कि ये चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब को ज़रा थोड़ा सा सुकून दें। इस वक्त जो असल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो टिकटों के मामला पे हो रही है, तो इसको छोड़ दें नवाज शरीफ साहब के ऊपर। लेकिन ये है कि वो उनके सामने, और जाहिर है कि एक बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लाहौर ही नहीं तय हो पा रहा अभी। तो ये जो है, और उधर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज भी बल्ला नहीं दिया, और वो जो है इलेक्शन कमीशन जा रहा है अब इंट्रा कोर्ट अपील में पेशावर हाई कोर्ट की, गालिबन जो ज़रा बता रहे हैं कि जी बल्ला जो है इसको रोका जाए। अच्छा, और जो तहरीक इंसाफ के निशान को, और उसके साथ ही जो है वो एक मतलब इलेक्शन का जो एक गहमा गहमी है, माहौल है, मतलब वो नज़र नहीं आ रहा। सही, ठीक है ना, सवाए इसके कि सब अदालतों को या माजी को, या जो आज देखें सबका मुल्क है, सब ने आगे लेके चलना है इसको। तो यह है कि इसमें जो है वो अब मंशूर के हवाले से भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा जो मंशूर है वो पाकिस्तान के अवाम बनाएंगे, तो सब अपनी अपनी राय दें, उसके लिए एक पोर्टल। अब ये पोर्टल तो तहरीक इंसाफ के दौर से एक मसला बना हुआ है कि एक आम गरीब आदमी जो मुल्क का है उसको क्या बताया जाए कि जी पहले जाओ और एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल के ऊपर जो है वो आप मंशूर उसको बताओ कि इस पोर्टल पे मंशूर डाले, फिर वो मंशूर ये पता नहीं कौन ये पुट्टे पुट्टे मशवरे जो है ना नवाज शरीफ साहब को दे रहा है कि ये जो है ना, अच्छा उसमें पोर्टल में सारी अगर तहरीक इंसाफ घुस गई, वो तो मास्टर हैं इस काम के, वो घुस गए और वो पता चला मंशूर पब्लिक हो गया और सबसे ऊपर आ गया कि जी बानी तहरीक इंसाफ को लाया जाए, फिर क्या होगा? तो ये कौन मशवरे देता है भाई? मंशूर पार्टी का मंशूर जो है वो पार्टी के जो जोमा हैं, जो एक प्रॉपर मंशूर की लोगों से थोड़ी पूरी दुनिया से पूछ के फिर आप मंशूर पार्टी का, ये तो बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि पाकिस्तान का मंशूर है तो पाकिस्तानी बनाएंगे 24 करोड़, तो ये तो बड़ी एक मतलब है कि वो कुछ, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी कायदीन हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्टर्ब ना करें, तंग ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आने वाले दिन उनके फ़ाल होने हैं। तो अगर अभी से ये छोटे छोटे टिकटों के मामलात और लड़ाई झगड़ा आपस में शुरू कर देंगे तो फिर बाद में क्या होगा? और ये गहमा गहमी इलेक्शंस की जो है वो अदालतों तक, और वो लाडला और सुपर लाडला और इस तक उस तक, ये तो वहीं तक फंसा हुआ है मामला। आगे कोई जो है वो मईशत इशू है, मुल्क का इशू तो मईशत है, मुल्क का इशू तो स्टेबिलिटी है, मुल्क का इशू अकाउंटेबिलिटी है अक्रॉस द बोर्ड। आप अकाउंटेबिलिटी किए बगैर आगे नहीं चल सकते। कोई सरमायाकारी नहीं होगी इस मुल्क में ये जब तक एलीट कैप्चर बैठा रहेगा। ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत पीडीएम की गुजरी है, तो आखिरी दिनों में क्या ये एलीट कैप्चर के अलावा हम कुछ सुन रहे थे? यही बात सुन रहे थे। वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपसे कि आप अकाउंटेबिलिटी करें और पॉलिटिकल उसको मैनेवरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान में, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी तो करें किसी किस्म की। तो वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, और वो आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसीलिए मेरे ख्याल से आज माफिया का भी जिक्र किया है शायद उसमें, जो किसानों से खिताब था, तो माफिया तो सामने घूम रही हैं। उसको तो मतलब है कि अब ये पता नहीं आगे कैसे मामला चलते हैं। वो तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मंशूर में होना चाहिए कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जो और माजी में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है उसको ख़त्म करके अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चाहे हमारी अपनी सफ़ों में क्यों ना। ये तो उनको ऐलान करें ताकि आगे हम चलें ना। तो ये मेरे ख्याल से इंतखाबी मुहिम उम्मीद है कि अगले चंद रोज़ में ये ज़ोर पकड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो
आज उनमें एमक्यूएम के लोग शामिल हो गए, तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी तो उधर मसाइल हैं उनके, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस वक्त आगे बढ़ के जो है ना, वहाँ पर कुछ वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उधर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, उनके कायदीन और मियां नवाज शरीफ साहब को भी इतना तंग नहीं करेंगे जो सूरत हाल बनाई हुई है इस वक्त। अच्छा, तो बाकी जो है वो ये है कि इस वक्त वो कहते हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, पाकिस्तान बतौर रियासत अफोर्ड नहीं कर सकता अफरा तफरी का, अफरा तफरी है भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई हिजान नहीं है, दुकानें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, मतलब लोग काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, महंगाई है, थोड़ी सी बेचैनी है, वो ज़रा दुनिया के बाकी मुल्कों में घूम के आए तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या अल्लाह ताला अपना रहम करम करे। बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, और मैं आपको ये बताऊं, मेरे लिए तो मेरी दुआ है, आज एक फिर दोबारा आज एक मामला हो रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत संजीदगी और बहुत तलख़ी है। हो ये रहा है कि किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा इसकी ख़बरें नहीं आ रही इस बात की, बहुत ज़्यादा इसको मीडिया पर भी नहीं डिस्कस हो रहा, बहुत ज़्यादा बहस भी इस पर नहीं हो रही, लेकिन आज जो है अगले 24 घंटे अहम इसलिए हैं कि काहिरा में एक तो हमास की क़यादत दोबारा पहुंच रही है, कुछ पहुंच गई है, कुछ पहुंच रही है, और बहुत ज़्यादा यानी सिक्योर ये फ़्लाइट्स हैं, और अमूमन ये फ़्लाइट्स वो हैं जो कि या तो फ़ौजी तैयारे मुख्तलिफ मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तो मिज़ाइल और ये रॉकेट्स और आयरन डोम और ये सारा कुछ हो रहा है, सीरिया पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, उधर उधर आगे पीछे, बहरा अहमर हमारे सामने, और दरमियान में जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, और उसके साथ ये जो मुख्तलिफ़ शख्सियात का सफ़र भी हो रहा है। तो वो काहिरा पहुँच रहे हैं आज हमास के लोग, और साथ ही इस्लामी जिहाद के भी पहुँच रहे हैं दोबारा, और ये अमेरिका इसमें एक बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है अब, और वो कर रहा है जंगबंदी के लिए। सही। और उसमें कतर भी है, उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें बाकी मुल्क भी, सारे ही मुल्क ऑन बोर्ड हैं, रशिया, चाइना, ईरान, सारे मुल्क ऑन बोर्ड हैं, तुर्की, और वो तीन, और वो जो है ना, अब मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नेतन्याहू साहब की को प्रॉपर डांट पड़ी है सदर बाइडेन की तरफ से। इन्होंने कोई वाइट हाउस का एलामिया वगैरह तो जारी नहीं किया, क्योंकि जारी करते तो उसके ऊपर मेरे ख्याल है गालियाँ वाली लिखी होती नेतन्याहू के लिए। बीबी नेतन्याहू को प्रॉपर गालियाँ पड़ी हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है, और वो इसलिए पड़ी हैं कि ये जो मुआहदा जिस पे बात हो रही है और जिसके ऊपर हमास और इस्लामी जिहाद और कतर और ये सारे मुल्क, उसके 3 मराहिल हैं। पहला मरहला तो ये है कि एक जंगबंदी हो, ठीक है, आरजी जंगबंदी, कुछ दिनों की, कुछ हफ्ते, जो भी जंगबंदी की जाए फौरी तौर पे। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि मरहला वार यरगमाली जो कि हमास और इस्लामी जिहाद के पास हैं, इसराइल के, वो, और जो इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी है उनको रिहा किया जाए, और फिर उसके बाद जब ये मरहला वार हो जाए तो उसके बाद जो है वो मुकम्मल जंगबंदी हो जाए, और जो गज़ा और मगरबी किनारा है वहाँ पर ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ना हमास, बल्कि हमास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और जितने भी ग्रुप्स हैं फ़लस्तीनियों के, उनकी मुतफ़िका एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम कर दी जाए, जो कि अगले इलेक्शंस तक, जिस पे हमास को भी और फतह को भी
यानी ऐसे लोग जो कि मामलात को तय करें और आगे इलेक्शंस की तरफ जाएं। उसकी कोई मुद्दत भी हो सकती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद। और इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हमास और जो इस्लामी जिहाद और बाकी ममालिक इस पे तैयार हैं। यहाँ पे तमाम कैदियों की रिहाई उधर से, तमाम इस्लामालियों, मुकम्मल जंगबंदी और फिर उसके बाद जो है वो बीबी नेतन्याहू का क्या करना है वो फिर साथ साथ देखा जाएगा। लेकिन डांट पड़ी है, और डांट ऐसी पड़ी है कि बीबी नेतन्याहू जो हैं वो एक अपनी वॉर कैबिनेट का इजलास करने जा रहे थे कल रात को। अपनी काबीना का, उनका जो 3 रुकनी काबीना जो बैठ के डिसाइड करती है और सारा कुछ करती है, तो वो जो है वो अपनी, अच्छा यहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर देते हैं, डांट वाली बात। 3rd स्लाइड। इन फ्रस्ट्रेटिंग कॉल बाइडेन सेट टू टेल पीएम टू रिजॉल्व पैलेस्टीनियन टैक्स फंड इशू। ये होता इस तरह से है। तरीका ये है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो टैक्सेस इकट्ठे करती है हमास, और फिर वो टैक्सेस यानी टैक्सेस इसराइल इकट्ठे करता है। इसराइल इकट्ठे करता है सारे जो फ़लस्तीनी इलाकों के टैक्सेस हैं वो इसराइल इकट्ठे करता है, फिर वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देता है, फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी उसका एक हिस्सा गज़ा को देती है, क्योंकि वहाँ पे हमास को। तो ये अब इसराइल ने क्या किया हुआ है कि जो यहाँ का पैसा है ये भी रोका हुआ है पिछले कई महीनों से। फ़लस्तीनियों का पैसा भी रोका हुआ है, खाना भी रोका हुआ है, उनका सांस भी रोका हुआ है, उनका सांस। तो ये मामला इस वक्त चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ़ोन पे डांटा है। टाइम्स ऑफ इसराइल फ़ोन पे डांट पड़ी, प्रॉपर डांट, कि ये टैक्स का मसला हल करो, पैसे क्यों नहीं दे रहे, उनके पैसे दो फ़लस्तीनियों के। बीबी नेतन्याहू और बीबी नेतन्याहू जो है उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी कैबिनेट का इजलास ही जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया। ठीक है, और इजलास उनका मुलतवी हो गया। और ये जो है मैं स्काई न्यूज़ कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 9th, नेतन्याहू कैंसल्स वॉर कैबिनेट मीटिंग ऑन गजा। ठीक है जी। और इजिप्ट का जो मीडिया है वो कह रहा है कि हमास ने कहा है कि ओपन टू एनी आइडियाज और प्रपोजल्स फॉर कंप्लीट 8th स्लाइड, कंप्लीट एंड फाइनल सेसेशन ऑफ एग्रेशन इन गजा एज इट हैपेंड। ब्रेकिंग अभी चल रही है, तो वहाँ पे अभी हो रहे हैं मामला। तो ये जो है ये फ्रस्ट्रेटिंग कॉल। ठीक है, अच्छा इससे पहले उनका एक बहुत ही इंतहा पसंद, एक जनूनी सा, एक अजीब किस्म का आदमी है वहाँ पे, उनका जो वज़ीर ख़जाना ने हर किस्म के नमूने बिठाए हुए हैं। तो वहाँ उसका नाम है समुद्रिक। तो उसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ये जो उसने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था, ये 4th स्लाइड, उसने कहा था कि एक शक्ल नहीं, एक यानी वहाँ का जो सिक्का है, एक फूटी कौड़ी फ़लस्तीनियों को नहीं जाएगी गज़ा। जो गज़ा में लोग हैं उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर डांट पड़ी है। ठीक है, और ये जो है ये फिर टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि पीएम ने वो वॉर कैबिनेट 5वीं स्लाइड की अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। पोस्ट वॉर गज़ा प्लान, अच्छा ये पोस्ट वॉर गज़ा प्लान शुरू हो गया है ना, ये पोस्ट वॉर गज़ा प्लान पे फड्डा हो गया कैबिनेट के अंदर। उनके ये जो है ना पोस्ट वॉर गज़ा प्लान, वो पोस्ट वॉर गज़ा प्लान ये है कि जंगबंदी, और जंगबंदी के बाद तमाम रिहाई दोनों तरफ से, इधर से कैदियों की, उधर से बीबी नेतन्याहू का क्या बनेगा ये तो अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ने तय क्या करना है वो तो तय ही है ना, वो तो जो होना है सो होना है। और उसके बाद जो है वो साथ ही ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं और हमास भी नहीं, बल्कि इन सब की मर्जी से एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अगले इलेक्शन तक जाए, और भी सारे उसमें दुनिया भर को, अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम आलम को बताया जाए, बुलाया जाए, दिखाया जाए इंसानी हकूक़ कैसे क्या क्या हो रहा है सारा। तो ये मेरा ख्याल ही, और ये शटअप कॉल इसलिए आई है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले, जो कि 1 या 2 दिन के बाद जिन्होंने दौरा शुरू करना है, इनफ इज़ इनफ। अच्छा ये जो टैक्स वाला मामला है ना, इंटरेस्टिंग बात, जैक सुलिवन ने ये रेस किया हुआ है। हम जैक सुलिवन को कहते रहे ना कि वो बड़े नेतन्याहू की साइड लेते रहे हैं, या उन्होंने, जैक सुलिवन ने ये जो पैलेस्टीनियन टैक्सेस
का इशू है, ये उठा के और अपनी तरफ से कहा था कि हो गया है, ये बाइडेन को कहा था। अब वो फ़लस्तीनी वो कह रहे हैं मुज़ाकरात, पैसे बाइडेन ने फ़ोन करके झाड़ पिला दी नेतन्याहू। और साथ ही ये पोस्ट वॉर गजा प्लान जो है इसके ऊपर तकसीम हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर उनके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम, ये क्या बात हुई कि यहाँ पर जो है आप गए थे हमास को ख़त्म करने के लिए और आपने कहा था कि हम ये करेंगे और आपने कहा था वो करेंगे, और उसके बाद 170 फौजी तो आपने ज़मीनी, उसमें 170 हो गई तादाद, 3-4 और आज मारे गए हैं इसराइली फौजी, तो 170 ही हो गए हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं इसके ऊपर कोई तबसरा ही नहीं करना चाह रहा। ये हम 20,000 पे थे ना जी, 20,000 और 21,000 पे। अब ये जो जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं, तो ये अल जज़ीरा को मैं कोट कर रहा हूँ 27वीं स्लाइड, 30,000 लोग शहीद हो गए हैं या गायब हैं। और इसको मिडल ईस्ट आई भी कह रहा है 30,000 डाइड और मिसिंग इन गजा, 30,000। तो अल्लाह ताला खैर करे, ये 20,000 21,000 पे हम दुखी थे, तो ये 30,000 की तादाद आ रही है कि 30,000 या तो इंतकाल कर गए हैं या वो लापता हैं। अच्छा, तो अब ये जो है, ये अब इसको रोकने की बात हो रही है, किसको रोकें, ठीक है। और अब ये एक तमाशा सा बन गया है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बहुत सख्त मैसेज दिया है, दोबारा कॉल की नेतन्याहू को कि जंग बंद करो। और यहाँ पे इराक में जो है वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इराक जो है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर ये रोज़ हमले होते हैं, फिर जवाब में टेंशन बढ़ती है, तो हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अमेरिकन फ़ौजों की अब बेसिस की, वो यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। और इसी दौरान जो है वो हुतीज़ ने फिर अटैक किए दोबारा यूएसएस मेसन पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेंटकॉम का एलामिया दिखाऊं तो सेंटकॉम ये बता रहा है, अगर हम दिखाएं उनकी अगर हमने उनका एक्स पे जो उनका स्टेटमेंट है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये यूएसएस मेसन जो है उसने एक ड्रोन को और एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को सदर्न रेड सी में गिराया, जो कि हुतीज़ ने फायर किया था इतने बजे, ठीक है, सना टाइम पे 28 तारीख को। कोई डैमेज नहीं हुआ। और ये 18 जहाज़ थे उस वक्त आसपास, 18 बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरे। तो अब वो जो मतलब ये 22वां अटैक है हुतीज़ का 19 अक्टूबर के बाद से। तो ये जो सिचुएशन है ना ये, अच्छा उसके, लेकिन उसके साथ ही दो जो जहाज़ हैं ना, ये अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन अगर 12वीं स्लाइड में देखूँ तो यूएसएस बैटन और यूएसएस कार्टर, इनको वापस मेडिटेरियन में बुला लिया है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट से क्या मुराद है, बहर अहमर मुराद है या क्या, इसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ये कि काफ़ी 5 महीने से ये इधर थे। ये मेरे ख्याल से रोटी तो जंग से पहले से होंगे ना फिर तो, लेकिन इनको बहरहाल ईस्टर्न मेडिटेरियन में वापस बुला लिया यहाँ से। और उसके साथ ही जो रॉयटर्स है 10 स्लाइड वही कह रहा है कि अमेरिका के अलाइज हैं रिलेक्टेंट हैं रेड सी टास्क फोर्स में जाने से। 20 का ऐलान किया था, लेकिन जो मुल्क हैं अभी तक वो 12 हैं, और 12 भी मतलब है कि वो अपने वॉरशिप्स वगैरह भेजने से हिचकिचा रहे हैं। तो अमेरिका खुद भी नहीं चाह रहा है जंग। ये एक सीधा सा मामला है कि ये जंगी जराइम किए हैं इसराइल ने, और 2 रियासती हल, और जिन लोगों और ये शहीद हुए हैं उनका हिसाब किया जाए। हिसाब तो ये वही बनता है जंगी जराइम की अदालत, और उसमें जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था या बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, इसके अलावा और कोई है नहीं। इनकी पूरी कैबिनेट और उनके जो जिम्मेदारान हैं, ये 30,000 पे जा रही है तादाद। अच्छा, तो एक दूसरी, तो ये अब दुआ है कि ये, लेकिन अब मैं इसलिए ज़्यादा इस पर मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि इसमें अमेरिका का भी ये जो एक मैसेजेस अमेरिका की तरफ से भी आया है, और उसके बाद वॉर कैबिनेट की मीटिंग कॉल कैंसिल हुई है,
और ये जो सीज़ फायर का इजिप्ट सारा और फिर दोबारा हमास के लोग वहाँ पहुँचे हैं और फिर इस्लामी जिहाद के भी पहुँचे हैं, तो ये संजीदा बात और ये वो इस तरह से नहीं है गैर संजीदा लोग के, मतलब इजिप्ट भी इतने दिनों से बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, मतलब काफ़ी हो गया, मतलब इसको फैलने से बचाया जाए, इस जंग को फैलने से बचाया जाए। और ये जो है इसमें अच्छा ये जैसी की बात चलती है ना कि सीज़ फायर का, तो उससे पहले बदकिस्मती ये है कि जब सीज़ फायर की बात चलती है, वो कामयाब हो या नाकाम हो करार, उससे पहले वो खून में जो बचे कुचे लोग वहाँ रह गए हैं, गज़ा पे इतनी शदीद बमबारी होती है कि वो मतलब है कि वो लोग वहाँ पे कैसे हैं। लेकिन आप ये देखें कि याह्या सिनवर हत्थे नहीं लगे। याह्या सिनवर जो हैं और याह्या सिनवर जो हैं बड़े दस्ते रास्त हैं इस्माइल हनिया के। इस्माइल हनिया की जगह उन्होंने संभाली है ना, ये उनकी अगर पुरानी तस्वीर देखें तो ये साथ याह्या सिनवर और इस्माइल हनिया। और ये एक अजब सी बात है कि याह्या सिनवर जो हैं वो ये देखें, ये इस्माइल हनिया और याह्या सिनवर जो हैं ये राब्ते में रहते हैं हर वक्त। कमाल देखें, एक गज़ा में एक शख्स है, एक शख्स कतर में, तुर्की में, काहिरा में, और ये ऐसे इनका कॉन्टेक्ट जो है ना उसको इसराइल ये पेगासस और फलाना और ढिमाकना और ये और वो सारा बहरहाल। लेकिन ये कि कतर और इजिप्ट और टर्की और बाकी सारे मुल्क की बात बड़ी क्लियर कर चुके हैं, मोसाद को बड़ी क्लियर, और ये अमेरिकन भी कर चुके हैं, पूरी दुनिया कर चुकी है कि आप ये बाहर इस वक्त ये मत कीजिएगा। जो आज़रबाईजान के वो इलाके जो कि ईरान में है, वहाँ पे 12 लोग पकड़े थे अक्टूबर में, उनमें से 4 को आज फांसी दे दी है ईरान ने कि ये मोसाद के एजेंट है। तो ये जो कोशिश हो रही है, अच्छा पाकिस्तान भी इन कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है, एक सॉलिड स्टांस है पाकिस्तान का ऐसा स्टांस है कि काबीना, सियासी पार्टियाँ, हर सियासी पार्टी, और मैंने पहली दफ़ा देखा है, यानी हो सकता है कभी ऐसा हो, पहली दफ़ा कोर कमांडर्स के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा है कि जी फ़लस्तीन, कश्मीर फ़लस्तीन। तो इशू ये है कि पाकिस्तान का तो प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई ये जो है इस मामले में हम कहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पूरी दुनिया खड़ी है असल में, मतलब जो मुल्क नहीं भी खड़े हैं वो उनके भी अवाम खड़े हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब जो है, चूँकि बीबी नेतन्याहू को एक शटअप कॉल गई है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन दोबारा हजीमत नहीं उठाएंगे कि वो आएँ फिर दोबारा और सारे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को चक्कर लगाएं और वहाँ खून बह रहा हो। इससे पहले मेरा ख्याल है कि बीबी नेतन्याहू को ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक मान गए हैं हमास और हिज़्बुल्लाह भी मान गई है, सारे मुल्क इस पे मान गए हैं इस्लाम में, तो इसको करें और उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो लोग शहीद हुए हैं उन पे क्या करना है, मुजरिमों के साथ कहाँ पे क्या करना है, वो फिर बाद में देखा जाएगा। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर, आप जो है सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है ये सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। होनी चाहिए, सियासी सरगर्मियाँ तो नहीं है ना, बस वो मतलब अवाम एग्जिस्ट करते हैं ना, मीडिया या सोशल मीडिया से हटके जो बाहर के इश्यूज़ हैं, महंगाई, मईशत और सिक्योरिटी का प्लान, और मंशूर तो सामने आए ना, कोई मतलब इत्तेहाद, कोई पता चले कि कैसे हुकूमत बनेगी, कैसे कितनी सीट्स कहाँ से होंगी, कोई उसका खाका, अभी तक इत्तेहाद भी नहीं बन रहे और खाका भी नहीं बन पा रहा। तो वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई इसका नक्शा सामने आएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ कि इसमें एक तो बात यह है कि ऑस्टिन लॉयड ने जो है ना अब ये सिविलियंस के ऊपर कंसर्न उनका उठाया, ये जो है ना यनी सफैक इनकी इसराइल की आउटलेट है, अब मतलब ये तो शुरू से ये बात कह रहे थे, शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी में क्लैरिटी थी कि ये ज़मीनी हमला मत करो तो वो लॉयड ऑस्टिन थे। और वो जो हैं उनको, अच्छा उनके लिए आज जाहिर है कि एक ये क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस हैं तो उनके लिए एक ये ख़बर जो है ये बड़ी दिलचस्पी का सबब भी होगी, उनको यकीनन पहले से इस बात का इल्म होगा। ये डोंग जंग जो हैं, जो कि इससे पहले नेवी के सरबराह रहे हैं, वो चाइना के अगले
वज़ीर दिफा के तौर पे उनका ऐलान हो गया। वो अगले डिफेंस मिनिस्टर होंगे, यानी जो अब लॉयड ऑस्टिन का ज़्यादा ताल्लुक़ रहेगा वो इनसे रहेगा। अच्छा, नेवल चीफ थे, अब ये वहाँ के जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए। और इससे पहले ये ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड यानी वो जो ताइवान को देखने वाला बहरिया में या नेवी में उनका जो ईस्टर्न थिएटर है, कमांड नॉट कमांड, थिएटर जो उनका है, और जो सदर्न यानी जो कि साउथ चाइना सी, दोनों जगहों पे इन्होंने देखा हुआ है, यानी वहाँ पे काफ़ी इनकी सर्विस है। तो ये अब वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के। अच्छा, एक शख्सियत जो है ना इसमें, वो उनका रोल बहुत खामोश, ज़्यादा वो नहीं, लेकिन वो बहुत भरपूर कोशिश, और डेविड कैमरॉन नाइस का है बहुत। ये सीज फायर हो, सिविलियंस एड, वो लेबनान में है, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि ये वज़ीर आज़म है। अच्छा, वहाँ आप देखेंगे ये बिल्कुल नहीं होता कि जी मैं पहले वज़ीर आज़म था तो अब मैं दोबारा, वो इस हालात ऐसे थे कि वो बड़े, यानी देखा हुआ है उन्होंने, बहुत कहते हैं दुनिया देखी हुई है। वो लेबनान में है और वो पूरी कोशिश उनकी ये है कि एक तो ये सीज़ फायर हो, फौरी सीज़ फायर हो, और दूसरी बात ये है कि ये कहीं जंग जो है ये लेबनान तक ना जाए। अच्छा, ये देखें ऐसे जो लोग फिर होते हैं ना, इस तरह के डिप्लोमेट्स या इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, उनकी बात फिर सब सुनते हैं। तो बावजूद इसके कि प्रोवोकेशन हो रही है, बावजूद इससे कि वहाँ पर गोलाबारी हो रही है लेबनान में, लेकिन वहाँ चूँकि डेविड कैमरॉन बैठे हैं तो हिजबुल्लाह के साथ कि हम इसको सीज़ फायर करवाते हैं। हिजबुल्लाह को भी, उनको भी पता है कि ये जो कुछ हो रहा है अब ये दुनिया देख रही है, अब दुनिया के सामने आ गई चीज़ें, तो ये जंगबंदी होगी और होनी चाहिए। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी जाहिर है कि वो डबल माइंडेड हो गए, इसराइली लॉबी भी है। अच्छा, उधर ट्रम्प गरीब, और ट्रम्प को एक और रियासत से उसको फारिग कर दिया गरीब को, पहले कोलोराडो से किया था, अब एक और रियासत से उसको फारिग कर दिया, और वो वहाँ से भी उसका कहा कि नाम निकाल दो। कैलिफोर्निया उन्होंने कहा कि नाम रखो, एक और रियासत ने डाल दिया नाम, लेकिन ये कि ये तो रियासतों की अपनी कोर्ट्स हैं ना, अब ये हतमी फैसला तो, लेकिन वो उनकी जो मरकज़ी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ गया कि 2 रियासतों ने अब उनको कह दिया कि वो नाअहल हो गए, और वो जो है अब वो अपील में जाएंगे उसके ऊपर भी। तो अमेरिका के अंदर एक अपना इलेक्शन ईयर है, तो क्या चल रहा है, साथ ही जो है बांग्लादेश में हंगामे मतलब वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं। और राइटर्स जो है उसने ये 24 वो कह रहे हैं कि जो गारमेंट फैक्ट्रीज के फायर कर दिए वर्कर्स को, प्रोटेस्ट यूनियन, ये वो सारा। लेकिन इन मुजाहरों को अरब न्यूज़ इस तरह कह रहा है कि बांग्लादेशी एक्टिविस्ट जो हैं वो ग्लोबल थ्रेट पोज बाय इसराइल्स ऑनस्लॉट, इसमें क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे जमात इस्लामी के इसमें लोग हैं, इसमें बाकी मुजाहिरीन हैं, सारे ही हैं, एक जमात नहीं तो सारे लोग पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन इसमें जो एक इशू है ना बांग्लादेश के अंदर, वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की आज, हसीना वाजिद साहबा ने, उन्होंने कहा है कि जो BNP है, ठीक है, बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पर जो खालिदा जिया साहबा की पार्टी है, वो लोगों को जलाती है, जला रही है। हैज़ नो राइट टू डू पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, ढाका ट्रिब्यून 19 स्लाइड। मतलब वहाँ पर हंगामे हैं, मतलब ये इस बयान से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये जो है ये किस कदर तलखी है। आई कंडेम दीज एक्ट ऑफ BNP एंड जमात, द पॉलिटिक्स ऑफ अवामी लीग इज़ ओनली फॉर द वेलफेयर अपनी, लेकिन जो BNP है वो जो है वो ये कर रही है। और साथ ही उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इस पर कमेंट्स हो गए, बांग्लादेश इज़ नॉट अफगानिस्तान। बड़ा अजीब सा बयान है ढाका ट्रिब्यून में, बांग्लादेश इज़ नॉट अफगानिस्तान, अनइफेक्टेड बाय एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब अफ़गानिस्तान में तो या तो रशिया आया था या अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया था, तो ये तो फिर मुझे नहीं पता कि किसकी यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन ये है कि इसमें जो डेली स्टार है वहाँ का, उसमें जो है वो फिर जो है वो BNP के लोग कह रहे हैं कि जी नेबरिंग, उनकी जो रिजवी साहब हैं वो कह रहे हैं नेबरिंग कंट्री हेल्पिंग अवामी लीग टू होल्ड अ डमी इलेक्शन, वो इंडिया पे। तो ये बांग्लादेश जो है उसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन है, लेकिन वही फिर उसमें अंदरूनी जो है मामलात, उसमें एक बाहर का इन्फ्लुएंस आ गया है, ठीक है।
और उसमें अब देखना है कि इलेक्शंस में कौन आगे, चंद रोज़ रह गए उनका इलेक्शन, पहला इलेक्शन होगा 2024 का जो बांग्लादेश में, फिर ताइवान, ये सारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। 2 इलेक्शंस पहले होने जा रहे हैं पहले महीने में, जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया, इलेक्शंस का ही ये साल है पूरा 2024। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इसमें दो तीन बातें तो ये होगी। दूसरी जो एक बात इसमें जो बड़ी अजब सी है वो ये है कि जब से जंग शुरू हुई है सबसे ज़्यादा हमले आज यूक्रेन पे किए हैं रशिया ने, क्योंकि रशिया को ये बात पता है अच्छी तरह से कि इस वक्त सारी तवज्जो मशरिक़ वस्ता के हालात पे है। तो यूक्रेन जो है वो तो बहुत हमले हुए हैं, शदीद हमले हो रहे हैं इस वक्त, और उसमें जो है वो ये इसका भी कहीं मामला हल होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल अब बहुत यानी आप देखें ना, ये तो कब से चल रही है, ये भी 2 साल हो जाएंगे इसको फरवरी में। तो ये तो इतनी जंग, और उसमें इमिग्रेशन, और फिर उसमें इंतहा पसंदी, और फिर पैसा करप्शन का कहाँ गया, क्या हुआ, वो सारे मामला वो इतने ख़राब हो गए हैं कि मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ का भी कोई पीस प्लान, अब इसमें चाइना आएगा सामने, वहाँ पर देखें अमेरिका कर रहा है ना, इसमें चाइना तो नहीं है इस वक्त, ये जो अमेरिका ही अल्टीमेटली अमेरिका ही सामने आया है, ठीक है ना। चाइना तो देख रहा है दूर से बैठ के कि क्या हुआ है मशरिक़ वस्ता के अंदर, ठीक है, और उसने बस एक मैसेज आया उनका बस, और उसके बाद वो टेलीफोन कॉल्स गए और इतनी काफ़ी है। चाइना इस तरह तो इन्वॉल्व नहीं होता, वो देखता है, वो बड़ा केयरफुली वॉच कर रहा है। 1 तारीख से सारे मुल्क शामिल हो रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, लेकिन अर्जेंटीना शायद शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि अर्जेंटीना में इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं जिनके खिलाफ सड़कों में मुजाहरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी करेंसी ख़त्म कर दूंगा डॉलर के साथ। वो अमेरिकन परेशान है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, मईशत अपनी ठीक करनी थी, तो वो एक अजीब वहाँ पर रौला रप्पा पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये है कि वो ये मुल्क जो हैं, बहुत सारे मुल्क मतलब है कि तैयार हैं फिर आगे अगर एक अर्जेंटीना नहीं भी आता। तो ये अब इस पूरी जो एक सूरत हाल बन रही है, उसमें मैंने आपसे कहना कि ईरान में उन्होंने, अच्छा एक जो बात है वो मैं इसकी कोई अभी तक तरदीद या तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये जो, और मैं कोट कर देता हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव ख़बर है, और ये जो सेंसिटिव न्यूज़ है इसको अल अरबिया कह रहा है। अल अरबिया का कहना ये है कि एक से ज़्यादा जो शख्सियात हैं उनको निशाना बनाया है इसराइल की स्ट्राइक ने। मतलब एक तो उनके जो ब्रिगेडियर जनरल जो मुसवी, लेकिन ये 32वीं स्लाइड वो कह रहे हैं 32nd स्लाइड 11 जो अरकान है पासदान उनको सीरिया में सोर्सेज। अल अरबिया को मैं कोट करता हूँ, सेंसिटिव न्यूज़ है। तो मसला ये है कि क्या इसराइल ने मज़ीद किए हैं। अच्छा, ख़बर ये कह रही है कि ये दूसरा अटैक है। देखिए फिर दूसरा अटैक है तो फिर अब यानी ये सीरिया और इराक़ ये मामला अब इसमें ड्रैग हो जाएगा। ईरान तो वैसे ही कह रहा है ना कि हम बदला लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कि ये उस दिन की स्ट्राइक है या बाद की वाली स्ट्राइक है, इसके बारे में ख़बर ही कह रही है कि दूसरी ही स्ट्राइक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन सोर्सेज ने बात की है तो बड़ी तशवीश ना। लेकिन उन्होंने फांसी लगा दिया 4 बंदों को कि 10 को गिरफ़्तार किया था कि मोसाद के लिए जासूसी करते हैं, 4 को फांसी लगा दिया। ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये जो हालात हैं ना दुनिया के, इसमें मुल्क अपने आप को संभाल रहे हैं, एक्सट्रीम पे जाके संभाल रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना रुथलेस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है और रुथलेस किस्म की स्ट्रेट टॉक हो रही है। ना कोई वो दिन चले गए, डिप्लोमेसी भी हो रही है ना, आपके ख्याल से वो बैठ के इस वक्त हंसी मजाक हो रहा है, वो स्ट्रेट बात हो रही है, स्ट्रेट बात तरीके से, लेकिन स्ट्रेट बात। हम ये पोजीशन है, आपकी ये पोजीशन है, हम यहाँ से नहीं हट सकते, आपने यहाँ पे रहना, ये हमारी ये इशू ये है कि ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, मैं जो फिर वही बात है कि पाकिस्तान में ये बढ़ाई ये सारे ही तो लोग जो है वो मतलब है कि अब ये क्या बात हुई, मतलब पीडीएम से बात कर रही है सीटों के लिए, उधर जो है वो मतलब है कि वही पीटीआई तो अगर नहीं है या है। अच्छा, अभी भी ये मामला चल रहा है कि एकदम से उनके लोग अचानक कहीं निकल के कहीं से आके और वो वोट ना डाल दें, या बल्ला नहीं भी हुआ तो ये व्हाट्सएप के अंदर नाम चलना शुरू हो गया अपने में इलाकों में। इतना तो है ना कि ये है बंदा, वो तो अचानक वो निकला है 8 तारीख को, क्योंकि ये इनका फाल होना ज़रूरी है ना। इलेक्शन का कोई, मैंने कहा ना, इसका कोई खाका आने वाले दिनों में अब कैसे बनता है,
ये दिखते हैं लेकिन बस हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। सही जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, नज़र आएंगे तो उसके ऊपर फिर हम कोई तबसरा कर सकेंगे, हो रहे हैं ज़रूर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।